मित्रों नमस्कार, मैं विनोद कुमार सचान। आज मेरे साथ ये सज्जन हैं, बिहार से आए हैं, जमुई से। इनका नाम है विवेक कुमार सिंह और ये बच्चा आया दतिया से, मनीष कुमार, ठीक है ना। मित्र ये आए हैं बेसिकली जीवामृत हमसे लेने, क्योंकि मैं प्रतिदिन हमको कम से कम बहुत सारे 50, 25, 30, 40 किसान डेली फ़ोन करते हैं और अलग अलग देश के किसान अलग अलग प्रकार की फसलें बोते हैं, उनकी अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। अभी कल हमको एक फ़ोन आया मिर्ज़ापुर से, वो सज्जन हमसे पूछ रहे हैं कि साहब मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है और मैंने अरहर बोई है और ठंड बहुत ज़्यादा है, पाला पड़ने की उम्मीद है, तो अपनी अरहर को पाले से कैसे बचाएं। मैंने उनसे खुद पूछा कि आप क्या कर सकते हो। तो जैसा कि लोगों ने सुन रखा है कि पाला पड़ने की अगर संभावना है तो लोगों ने कहा कि खेत में पानी लगा दो, या कहते हैं खेत में धुआं कर दो। अब 5 एकड़ का किसान, हमने कहा क्या उम्मीद है कि आज पाला पड़ेगा? बोले साहब पड़ सकता है। हमने कहा अगर आज तुमने पानी लगाया और पाला आज नहीं पड़ा पाला 3 दिन बाद पड़ा, तब क्या करोगे? मुश्किल काम है, क्योंकि अरहर एक ऐसी फसल है कि इस सीजन में उसमें पानी लगाना भी नहीं चाहिए और ये तो तय है नहीं कि आज पाला पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कि मित्र, मैं रियल बताऊं तो आप सुन नहीं रहे हो। मैं सिद्धांत एक हमेशा सूत्र बताता हूं कि ये धरती अगर जिंदा है ना, अगर धरती मेरी फर्टाइल है, धरती का स्वरूप जैसा होना चाहिए वैसा है, तो ये अपने बच्चों को, बच्चा माने इसकी फसल, ये अपनी फसलों को स्वयं बचा लेती है। और धरती में अगर दम नहीं है, धरती अगर बीमार है, तो फिर आप ना धुआं से पाला रोक पाएंगे और ना पानी लगा के पाला रोक पाएंगे। एक ये हल्दी का पत्ता है, देखिए आप, हल्दी का ये पत्ता है। ये किसान कहता है कि साहब हल्दी के पत्ते को देखिए कुछ कीड़ों ने खाया है और दूसरा ये पीला हो गया है, दूसरा इसमें एक बीमारी लगी है। हमने कहा इसका क्या समाधान है? बोले आप बताइए। मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा समाधान, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि जैसे लोग कहेंगे कि साहब इसमें किसी पोषक तत्व की कमी है, इसमें बोरोन डाल के ठीक किया जा सकता है, या मैं गारंटी के साथ कहता हूँ नहीं ठीक किया जा सकता। कुछ लोग कहेंगे इस कीड़े को, जो कीड़ा काट रहा है, इसको इंसेक्टिसाइड डाल के मार देना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि इंसेक्टिसाइड डाल के आप इसको नहीं ख़त्म कर पाएंगे। फिर क्या उपाय है? हमने कहा कि आज का युग नेचुरल फार्मिंग की ओर जा रहा है और आदमी को अब नेचर को समझना है। अगर मेरे खेत की बायोडाइवर्सिटी ठीक होती और खेत मेरा फर्टाइल, ज़मीन मेरी फर्टाइल होती, तो ना तो उसको कोई किसी पोषक तत्व की डिफिशियंसी को फेस करना पड़ता, ना उसमें ये बीमारी लगती और ना उसमें एक कीड़ा लगता। ऐसे ही एक किसान ने ये हमको आज, ये चने का पौधा है, देखिए कि इसकी कुछ पत्तियां बीमार हो गई हैं, सूख रही हैं, पीली हो रही हैं। इसका किसान पूछता है कि साहब इसका क्या इलाज है? हमने कहा पूरी दुनिया घुमाओ और 2-4 हज़ार रुपये बर्बाद करने हो तो बर्बाद कर दो। अब इस चने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इसमें विल्ट लग गया है, ये जड़ है, इसमें विल्ट के लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं जो फ्यूजेरियम से फैलता है। अब इसका कोई इलाज नहीं है, ये तो पैचेज में सूखना ही सूखना है। एक किसान, ये सरसों का पत्ता है, इस पत्ते को थोड़ा सा इंसेक्ट ने खाया है और ये पत्ता
पीला हो गया। इसमें भी ये किनारे बॉर्डर पर जो है ना, ये डिफिशियंसी सिम्टम्स, कोई कहेगा ये कोई फंगस की बीमारी है। जिसकी जो मर्जी है वो किसान को बोल देता है। अब मित्र ये चल रहा है, क्योंकि जो समस्या है, मैं जो कहना चाहता हूँ आज के इस वीडियो के माध्यम से देश भर के किसानों को, कि खेती हम धरती माँ की गोद में करते हैं और धरती को कहते हैं कि हम इसके पुत्र हैं और ये मेरी माता है। ये माता अगर जीवित है, ये माता अगर संपन्न है, इसकी संरचना अगर ठीक है, इसके बायोलॉजिकल कैरेक्टर अगर इसके ठीक हैं, इसके फिजिकल कैरेक्टर ठीक हैं, इसके रासायनिक गुण ठीक हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपको कुछ नहीं करना। लेकिन अगर धरती के कैरेक्टर, धरती की फर्टिलिटी कुछ खराब हो गई है, तो फिर आप ये गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते रहें और रोजाना अपनी फसल को और अपनी बीमारियों को, अब मैं कह रहा हूँ, आप अपनी फसल का इलाज कराते कराते थक जाएंगे, फसल ठीक नहीं होगी, पशुओं का इलाज कराते कराते टूट करके बिखर जाएंगे, पशु स्वस्थ नहीं होगा और अपना इलाज भी आप किसी से नहीं करा सकते। हर समस्या के मूल में ये धरती ही है। हम सब लोग इस धरती के, ये धरती हमारी आध्यात्मिक माँ कहलाती है। अनादिकाल से इसी धरती ने सबको पाला है और यही आगे भी पालेगी। और ये धरती जब ठीक होती है, तो एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, जब धरती ये संपन्न होती है तो 17वीं शताब्दी में, मैं कई बार इस बात को कोट करता हूं, 17वीं शताब्दी में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत पुरोहित राष्ट्र था। भारत दुनिया का 34% खाद्यान्न पैदा करता था और पूरी दुनिया को हम खाद्यान्न सप्लाई करके और रईस थे। गाना भी है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, यानी मेरे देश की धरती ये सोना और हीरे और मोती उगलती थी। आज तो टेक्नोलॉजी का युग है, बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, ढेर सारे वैज्ञानिक हैं, हजारों टेक्नोलॉजी हैं। धरती रो रही है, किसान बर्बाद हो गया है, पशु बीमार हो गए हैं, आदमी बीमार होकर अस्पताल की शरण में है। और ये सब हो क्या रहा है? मैं अपने देश के किसानों से अनुरोध करता हूं कि मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करें। दुनिया ये चाहती है कि अगर पशु बीमार होंगे, अगर मनुष्य बीमार होगा या किसान की फसलें बीमार होंगी तो धंधे सबके चलेंगे। मैं कहता हूं कि धंधे लोग बेशक चला लें। आज जो व्यक्ति किसी मरीज का, इंसान का इलाज करके धन कमा रहा है, या पशुओं का इलाज करके धन कमा रहा है, या फसलों को ठीक करने के नाम पर कुछ धन कमा रहा है, मरना मित्र उनको भी है। अब बचने वाला तो कोई है नहीं। तो मैं क्या कहता हूं कि अगर हम कई बार कहते हैं कि हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, हम सनातनी लोग हैं। सनातन का मतलब है कि प्रकृति की व्यवस्था क्या है उसको जानना, प्रकृति की व्यवस्था के साथ चलना, प्रकृति की व्यवस्था को निरंतर खूबसूरत बनाए रखने का प्रयास करने वाला व्यक्ति ही सनातनी हो सकता है। धन कमाने वाला व्यक्ति, मतलब जमीन बंजर हो जाए तो हो जाए, हमको धन मिल जाए, इंसान मरता है तो मर जाए, हमको धन मिल जाए, किसान बर्बाद होता है तो हो जाए, हमको धन मिल जाए, ये व्यक्ति सनातन तो नहीं हो सकता। तो आज मित्र विषय खेती का है और ये दो लोग किसान मेरे साथ आए हैं। इनके साथ मेरा मन आया कि चलो जब इनको मैं समझा रहा हूं तो कुछ लोग और भी समझ जाएं। ये जो भूमि है, जो धरती है, इसी से मैं 2 वक्त की रोटी निकालता हूँ, इसी से मैं पानी निकालता हूँ और इसी के ऊपर खड़ी हुई वनस्पतियों से मैं भोजन पर वो ऑक्सीजन लेता हूँ। सबका कर्तव्य है। और कई बुद्धिजीवियों ने कहा है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें। एक किसी ने कहा है तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ।
ये जब भाव होता है तो मेरी खेती में, मेरे जीवन में कोई दुख नहीं होता, कोई संकट नहीं होता। आज सब लोगों ने धरती यानी मूल को छोड़ करके सारी बातें हो रही हैं। धर्म की बात में भी जमीन नहीं है, एग्रीकल्चर की बात में भी जमीन नहीं है, और जब ह्यूमन हेल्थ की बात करता हूं वहां भी सॉइल नहीं है। और मेरा एक ही मानना है कि अगर ये सॉइल नहीं है, सॉइल बर्बाद है, सॉइल बंजर है, सॉइल फर्टाइल नहीं है, ये मुस्कुरा नहीं रही है, तो आप मुस्कुराने का सपना भी नहीं देख सकते। इस जमीन की जो संरचना है, एक जमीन एक बहुत प्रॉपर एक घर है, किनका, सूक्ष्म जीवों का, केचुए का, दीमक का, गुबरैले का। जब इसमें इसकी जो संरचना जब खराब होती, जैसे मैं जिस घर में रहता हूं उस घर में एक बुलडोजर चला दिया जाए, सारा लेटरिन, बाथरूम, बेडरूम, किचन सब डिस्ट्रॉय कर दिया, मैं कैसे रहूंगा? ठीक इसी प्रकार इस धरती में जब मैं बुलडोजर चलाता हूं, बुलडोजर का मतलब ट्रैक्टर चलाता हूं, तो इसकी पूरी संरचना बिगड़ जाती है। तो धरती को मैंने कितने प्रकार से बिगाड़ा, देखिए आप। आज अगर मैं बात करूं कि इस धरती माता के स्वरूप को खूबसूरत बनाया जाए, जैसे मैं कई बार बात करता हूं कि हम लोग गाना गाते हैं कि हमको आज़ादी ऐसे मिली, और आज़ादी के बहुत सारे लोग गाना गाते हैं। तो मैं एक ही चीज़ कहता हूं कि आज़ादी का गाना गाने से पहले इस बात पर विचार करिए कि आप गुलाम क्यों हुए। अगर ये बात मुझे पता चल गई कि मैं गुलाम इस वजह से हुआ, तो फिर मैं कभी गुलाम नहीं हो पाऊंगा। और अगर ये पता नहीं गुलाम क्यों हुआ, ये पता है आज़ाद कैसे हुए, तो फिर गुलाम हो जाएंगे। तो मित्र, धरती बिगड़ी कैसे, इस विषय पर मुझे चिंता करना है। जिस जमीन में मैं खेती करता हूं वो जमीन आखिर खराब कैसे हुई, तो देखिए उसके 5 रीजन है। पहला रीजन ये है कि पहले किसी जमाने में हमारे खेतों की मेड़ों पर खेतों की मेड़ें हुआ करती थी, और जब साइकिल या पैदल लोग जाते थे तो रास्ते नहीं होते थे, मेड़ों ही जाते थे। बरसात का सारा पानी खेतों में रुकता था, वाटर लेवल 30-35 फुट पर होता था, मेरे किसी फसल को सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती थी। रीजन था बारिश का मैक्सिमम वाटर हम खेत में रोक लेते थे, गांव के तालाब भर जाते थे। और जब पानी 30-35 फुट पर होता है तो कैपिलरी सिस्टम से, चूंकि संरचना एक जमीन की इतनी खूबसूरत है कि छोटी छोटी छिद्र हैं उसमें पर, मतलब पाइपलाइन डली हुई है, और कैपिलरी सिस्टम से पानी ऊपर को रन करता है, रूट जोन में आता है, उसकी प्यास बुझा जाता है, ऊपर से इवेपोरेट हो जाता है। ये कंटीन्यूअस ऑस्मोसिस सिस्टम से चलता रहता था। मेड़ें टूट गई। दूसरा, खेत की मेड़ के पेड़ कट गए। पेड़ की जड़ें जो 12-12, 14-14 फुट तक नीचे जाती हैं, दाएं बाएं फैलती हैं, बारिश का पानी उन जड़ों के, उन रूट जोन के माध्यम से नीचे जाता था, वो पेड़ मैंने काट लिए। तीसरा कारण, उसमें 3-4 टन का ट्रैक्टर मैं साल में 6 बार 7 बार दौड़ाता हूं, तो सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाती है। एक सॉइल की संरचना है, सॉइल संरचना, सॉइल साइंस में हम पढ़ते हैं कि सॉइल का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, सॉइल का टेक्सचर ऐसा होना चाहिए। जब आप 3-4 टन का ट्रैक्टर दौड़ाएंगे तो क्या उसके टेक्सचर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जी, वो तो जाने कब का खत्म हो गया। चौथी चीज क्या है कि मैंने इसमें कभी भी कंपोस्टिंग की बात नहीं सोची, ग्रीन मैनोरिंग की, आधुनिक युग में ग्रीन मैनोरिंग की बात नहीं सोचता हूं, ना कंपोस्ट डालता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है इतना यूरिया, इतना डीएपी डालने के बाद हो जाता है। 5वीं चीज है मित्र कि मैंने किसान को बोला कि दीमक से बचने के लिए, व्हाइट ग्रब से बचने के लिए, इस रोग से बचने के लिए, निमेटोड से बचने के लिए ये आपको पेस्टिसाइड डालने। इस सॉइल में मैंने बोला सॉइल जिंदा है, जमीन जिंदा है, जीवाणुओं की वजह से इसमें लाखों प्रकार के जीव रहते हैं। इस जमीन में, ये जमीन लाखों प्रकार के जीवों का घर है, और घर का मतलब है उसका एक संरचना है सॉइल की, तब वो जीव रह सकते हैं। उसमें हवा है, उसमें पानी है, उसमें पोर स्पेस हैं,
तब वो जीव श्वास ले पाते हैं, जब वो जीव रन कर पाते हैं, उनका मूवमेंट हो पाता है। लेकिन हमने वो ट्रैक्टर चला के तोड़ दिया, केमिकल फर्टिलाइजर डाल के उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, और जीव जो रहते तो उनको तो सीधे सीधे मैंने इंसेक्टिसाइड डाल करके मार दिया। आज किसान के सामने जो मैंने बीमारियां दिखाई कि ये हल्दी में ये रोग है, सरसों में ये बीमारी है, पत्ते पीले हो रहे हैं, कई बार तो डिफिशियंसी सिम्टम्स है और हम रोग बता करके किसान को दवा बेच देते हैं। कई बार पानी की अधिकता से पौधा श्वास नहीं ले पा रहा, इसलिए पीला हो गया और मैं उसको रोग बता के दवा बेच देता हूं। कई बार जैसे ये हल्दी के पौधे में ये छिद्र हो गए हैं, लोगों ने कहा बाप रे बाप, पत्ती काटने वाला कीड़ा लगा है, दवा डालनी पड़ेगी। अब मैं क्या कहता हूं कि मैं किसान से कहता हूं आपके हल्दी में ऐसे कितने पत्ते हैं? बोला एक हल्दी के पेड़ में करीब 25 पत्ते, 25 पत्तों में से ये कै पत्तों में? बोले ये 3 पत्तों में। तो हमने कहा किसी भी वृक्ष में अगर 50% पत्ते आप तोड़ दें, चाकू से काट दें, तब भी फोटोसिंथेसिस हो करके वो सिस्टम जारी है। आपकी तो 3 पत्तियों का आधा हिस्सा खराब हुआ, आप इतना घबरा गए, तो डर गया, समझो मर गया। तो आज की तारीख में लोग किसान को डरा देते हैं, किसान स्वयं डर जाता है, फिर वो दवा डालता है और दवा डाल करके संपूर्ण बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करता है। रिजल्ट क्या हुआ मित्र? ढेर सारा आज कम से कम 6 लाख करोड़ रुपए का मेरा अपना एक आकलन है, और गारंटी के साथ अगर कोई जोड़ने चैलेंज कर देगा ना हमको, तो 6 लाख क्या, मैं 7 लाख करोड़ का जुड़वा दूंगा। 6-7 लाख करोड़ रुपए का किसान अपनी फसलों में, सब्जियों में, बगीचों में पेस्टिसाइड डालता है, 3.5 लाख करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर डालता है, और 1-1.5 लाख करोड़ के जाइम जैम ऐसे चीजें डालता है। 20 लाख करोड़ रुपए कुल किसान की उपज का भाव होता है, मूल्य होता है, आधा वो पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर और ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में डालता है। बहुत सारे लोगों का कारोबार चल रहा है, और उस कारोबार के चक्कर में पूरी दुनिया त्राहिमाम करती जा रही है। देश का 14.5 करोड़ किसान बर्बाद होने की कगार पर आ गया है। और मैं कहता हूं ठीक 50 साल पहले अखबार में एक न्यूज़ नहीं मिलेगी कि साहब हिंदुस्तान के उस इलाके में किसी किसान ने खेती में घाटा हो जाने के कारण आत्महत्या किया। आज तो हजारों किसान खेती में घाटा हो जाने के कारण आत्महत्या करते हैं, और इन सब के पीछे का जो रीजन है वो है मेरी धरती माँ। तो मैं एक ही चीज कहता हूं अक्सर कि हम सब लोगों को मिल करके अपनी सॉइल को ठीक करना है। जैसे मैंने जितनी भी बीमारियां दिखाई आपको, या कोई भी नाना प्रकार की किसी भी प्रकार की फसल हो, उसमें जितनी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती हैं, उन सब के पीछे का रीजन सॉइल है। कई किसान कहते हैं कि मैंने किसी किसान को बीज दिया और उसका लैब में टेस्ट था कि 90% जर्मिनेशन है, लेकिन किसान ने बोया तो उसका जर्मिनेट नहीं हुआ। किसान ने मुकदमा कर दिया कि साहब आपने हमको धोखा दिया। कई बार ये सच्चाई हो सकती है, लेकिन कई बार ये भी सच्चाई हो सकती है कि तुम्हारी सॉइल इतनी वीक थी कि इतना पानी का अभाव था, ऐसी सिचुएशन थी कि पौधा पानी के अभाव में जम नहीं पाया, अथवा सीड जर्मिनेट हुआ और जर्मिनेशन के बाद पत्तियों को ऊपर आना था, पौधे को ऊपर आना था, उसी के पहले ऐसा फंगस लग गया कि वो बाहर निकल नहीं पाया। तो किसान सोच रहा है कि साहब जर्मिनेशन का अभाव है, जर्मिनेशन कम हुआ। चलो, सीड का जर्मिनेट होके ऊपर ना आना ये सॉइल की प्रॉब्लम है। कोई क्रॉप जर्मिनेट हो गई और वो ग्रो नहीं कर रही, प्रॉपरली ग्रोथ नहीं ले पा रही, ये जमीन की प्रॉब्लम है। ग्रोथ कर गई, उसमें कोई बीमारी आ गई, ये जमीन की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सब जमीन की है, और जमीन की प्रॉब्लम परिलक्षित होती है क्रॉप में। हमको प्रॉब्लम कहाँ दिखी? फसल में दिखी, भिंडी में दिखी, करेले में दिखी, हल्दी में दिखी, अमरूद के बगीचे में दिखी। प्रॉब्लम दिखी मुझको क्रॉप में।
प्रॉब्लम थी सॉइल में। ये पूरा देश क्रॉप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, प्रॉब्लम सॉइल में है, सॉइल का कोई नाम नहीं ले रहा है। तो मैं विनोद कुमार सचान, मैंने जो पिछले 14 सालों में तजुर्बा किया है कि हमको सबको मिलकर के सॉइल की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जिस दिन हमें सॉइल को रिच कर देता हूं, उसी दिन मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। मेरे साथ हजारों लाखों किसान जुड़े हुए हैं, दूर दराज क्षेत्रों के, करीब करीब 14 राज्यों के। उनका मानना है कि मैं जो जीवामृत की बात करता हूं, ये जीवामृत है मेरे सामने, 2 ही चीजें हैं। मैं अपने जीवामृत की तारीफ नहीं करता, क्योंकि मेरा कोई इसमें रोल भी नहीं। मैं तो कई बार हमको लोगों ने बोला कि इसका पेटेंट करा लो। हमने कहा भाई, प्रकृति का पेटेंट कराने वाला आदमी कितना नालायक होगा। ये तो प्रकृति का है, मेरा क्या इसमें। ये कोई जीवाणु मैंने को थोड़ी पैदा किए, तो नेचर में थे। मुझे नेचर ने ऐसा बताया कि जंगल में कुछ माया होती है, बस इतनी सी बात है। जंगल से मिट्टी ला करके मैंने इसको प्रोपोगेट कर दिया। इसमें मुझे कौन सा मुझे अकल लगाई मैंने। मैं बोलता हूं कि मुझे प्रकृति को समझने का 2 मिनट का वक्त दो, कि आप प्रकृति को समझने की केवल कोशिश करो और कुछ नहीं करना। मैंने क्या देखा मित्र, मैंने बार बार अपनी बात में कहा कि मिट्टी मिट्टी मिट्टी, मिट्टी की संरचना, मिट्टी की बायोलॉजिकल कैरेक्टर, मिट्टी के फिजिकल कैरेक्टर, मिट्टी के केमिकल कैरेक्टर। और इतनी बड़ी कहानी के पीछे केवल 2 ही चीजें हैं। हमें सॉइल में जो पिछले कई सालों से जो नाना प्रकार का पेस्टिसाइड डालते हैं, उसे डालना बंद कर देना। क्योंकि ध्यान रखिएगा, इस सॉइल को जब मैं कहता हूं सॉइल, फर्टाइल सॉइल, तो इतिहास जब पढ़ेंगे तो सॉइल साइंस में एक बात लिखी गई है कि इस धरती के निर्माण में 3 करोड़ 40 साल लगे। यानी जब मनुष्य इस धरती पर नहीं था, तब ये सॉइल बन रही थी। और बना कौन रहा था? इस सॉइल को बना रही थी छोटी छोटी वनस्पतियां और छोटे छोटे जीव जंतु। आज हम 2.5 अक्षर क्या पढ़ गए कि सॉइल को बनाने वालों को ही मैं इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, बीडीसाइड लेके मारने लगा। यानी कि जिन ग्रासेस ने सॉइल को बनाने में अपना पूरा जीवन खपा दिया, इतने करोड़ों सालों से वनस्पतियां लगी थी सॉइल के निर्माण में, आज मैं उनको वीड्स कह के मार रहा हूं। जिन इंसेक्ट ने इस सॉइल को बनाने में करोड़ों साल लगा दिया, आज मैं उनको अपना दुश्मन मान के मारने में लगा हूं। और एक बात और बता दूं, आप मार नहीं पाएंगे। अब तक का इतिहास है कि आप मार किसी को नहीं पाए, आप खुद मरने की कगार पर पहुंच गए। तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि ये मारने मोरने का धंधा बंद कर दीजिए। सनातन व्यक्ति को, सनातनी व्यक्ति को, सनातनी संस्कृति में मनुष्य को किसी भी इकाई को मारने का राइट नहीं है। किसी को भी मारने का राइट नहीं है। आप मैनेजर हैं, आप मैनेजर की हैसियत से रहिए। इन परमात्मा ने आपको ज्ञानावतार का प्राणी बनाया है, इस बगिया का माली बताया, तो आप माली है, माली की हैसियत से एक बार विचार करिए। आप ज्ञानी हैं तो ज्ञानी की हैसियत से एक बार विचार करिए। और क्या विचार करना है कि प्रकृति का वैभव जब तक खूबसूरत रहेगा, मेरा जीवन खूबसूरत रहेगा। इस प्रकृति के वैभव पर अगर कोई भी बीमारी नहीं है, तो मेरे जीवन में, पशुओं में, फसलों में कोई बीमारी नहीं है। और अगर प्रकृति का वैभव डिस्ट्रॉय होता है, तो फिर जान लीजिए दुनिया में किसी भी समस्या का समाधान किसी सूरमा भोपाली के पास नहीं है। तो मित्र, हमें सॉइल को, जैसे आपके भी कई सारे अभी प्रश्न थे, ठीक है ना, मैं एक ही चीज कहता हूं कि जमीन को एक बार जिंदा करने की प्रयास करिए। जमीन को कैसे जिंदा करें, जमीन की संरचना को कैसे ठीक करें। तो अभी तो लोग पेस्टिसाइड पर, फर्टिलाइजर पर बोलते हैं, मैकेनाइजेशन पर कोई नहीं बोलता। मैं मैकेनाइजेशन के भी खिलाफ। छोटे से मुल्क में जहां इतनी बड़ी आबादी है, वहां मैकेनाइजेशन की जरूरत क्या है? और मैकेनाइजेशन की वजह से ये आदमी खाली हो गया, उसको रोजगार नहीं है। क्या करे, चूंकि सारा काम तो मशीनें कर रही हैं।
पहले तो आदमी चलिए दवा भी डालता था तो खुद स्प्रे मशीन लेके ऐसे से डाल रहा था, आज ड्रोन आ गया है। आप कल्पना कर सकते हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ। जब आदमी को करने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो खुराफात ही करेगा ना। अगर आदमी के पास काम होगा तो काम में लगा रहेगा, नहीं तो खुराफात में लग जाएगा। तो आज का आदमी तो खुराफात में लग गया क्योंकि काम है नहीं उसके पास, सारा काम तो मशीनरी कर रही है। तो खेती में मैकेनाइजेशन अगर आपका चलता रहेगा, मैं सोचूं कि मैं फर्टिलाइजर नहीं डालूंगा, मैं जीवामृत डालूंगा, मैं गोबर की खाद डालूंगा, लेकिन ट्रैक्टर से ही खेती करूंगा, तो फिर बता दूं सॉइल की संरचना आप नहीं सुधार सकते। सॉइल की संरचना में मान लेते हैं कि बैल से प्रॉब्लम है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, वैसे तो प्रॉब्लम नहीं है, छोटे छोटे किसान है, बैल पाल के खेती कर सकते हैं। चलिए प्रॉब्लम है तो छोटा कृषि यंत्र लाओ ना, 3 कुंटल वाला ट्रैक्टर ले लो ना, 1-1 लाख के ट्रैक्टर बनाओ ना। ये सारा 12 लाख का ट्रैक्टर, 4 टन वजनी, ये तो इस धरती के खिलाफ है। ये बहुत बड़ी साजिश है आपकी जमीन को खराब करने की। किसानों से कह रहा हूं, बहुत सारे लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, लेकिन किसान चाहेगा कि अगर नहीं छोटे ट्रैक्टर बाजार में आ गए, अगर बैल पाल के खेती नहीं करते तो वो छोटा हाथ वाला ट्रैक्टर लाओ, फुर्र ऐसे चलता है, क्योंकि वो धरती को कॉम्पैक्ट तो नहीं करेगा, धरती की संरचना को तो कम से कम नहीं बिगाड़ेगा। तो धरती की संरचना को ठीक करने के लिए मैंने कहा इसमें जितना अधिक से अधिक बायोमास यानी कार्बनिक पदार्थ हम डालेंगे। जैसे मैंने अभी एक दिन वीडियो और बनाई थी जिसमें मैंने कहा कि कृषि मूलस्य जीवनम, जीवन का आधार कृषि है और कृषि का आधार ये धरती माँ है और धरती माँ का आधार ह्यूमस है। ह्यूमस जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ही धरती की संरचना में सुधार होने की उम्मीद है। और ह्यूमस बढ़ाने के 2 ही चीज़ें हैं, पशुओं का मलमूत्र, खरपतवार, बाग बगीचों की पत्तियां, फसलों के अवशेष, इनको जलाना, फेंकना, बेचना बंद। जिस ज़मीन से आए हैं उसी ज़मीन में डालेंगे। साथ साथ ये जो जीवामृत की कहानी मैं बहुत बार बोलता हूँ, सैकड़ों वीडियो हैं, इस जंगल से लाए गए सूक्ष्म जीवाणुओं का संवर्धन किया हुआ है। और कई किसान बोलते हैं कि साहब इसका विस्तार में बताइए। क्या विस्तार है? हमसे 1 लीटर ले जाइए, अपने ड्रम में डाल लीजिए, थोड़ा सा गुड़ या थोड़ा सा चीनी डाल दीजिए, बैक्टीरिया को खाने भर के लिए ये प्रोपोगेट होना शुरू होगा, फिर डाल दीजिए, फिर डाल दीजिए। एक ही साइंस है कि अगर 200 लीटर जीवामृत बना रहे हैं तो उसमें चीनी या गुड़, आटा या आटा और गुड़ की मैक्सिमम मात्रा 20% से ज़्यादा नहीं होगी। यानी कि 200 लीटर का ड्रम है तो 2 महीने में हमको 40 किलो से एक्सीड भोजन ज़्यादा नहीं देना और 20 किलो से कम भी नहीं देना। यानी कि 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो, 35 किलो, 32 किलो तक अगर आटा चीनी आपने डाला है तो 2 महीने में जीवामृत बन के रेडी हो जाएगा। ये जीवाणु वो हैं कि जैसे ये जो खेत में मैंने कहा कि फसलों के अवशेष डाल दीजिए, खरपतवार उखाड़ के डाल दीजिए, पशुओं का मलमूत्र डाल दीजिए, बट ये पचेगा कैसे? जैसे मेरे स्टोमक में, मेरे पेट में जो खाना पच रहा है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बहुत बड़ा रोल है। गाय के पेट में जो भूसा जो गाय खाती है वो जब पचता है तो उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स काम करते हैं और वो गोबर जब गोबर गाय करती है तो वही माइक्रोब्स एक्सीडेंटल गोबर के साथ बाहर आते हैं। अब किसी ने कहा गाय के गोबर में तो बहुत माइक्रोब्स हैं, बट अब उनका इस नेचर में कोई रोल नहीं है। तो ये जो जीवामृत, जंगल की मिट्टी का जीवामृत, जंगल से मिट्टी ला करके बनाइए या यहां से जीवामृत ले जा करके बनाइए। ये जमीन में अगर आप क्रॉप बोने के पहले 20 लीटर डाल देते हैं, नमी में, नमी हो या तो पानी भरा है तो आप ऐसे ही जीवामृत फेंक दीजिए, और अगर पानी नहीं भरा, नमी है, जुताई करना है तो आप घन जीवामृत बना के डालिए, कार्बनिक पदार्थ डालिए, इसमें ह्यूमस बढ़ेगा। सॉइल को मैच्योर होने में, सॉइल को अपना हेल्थ सुधारने में 1 साल, 2 साल, 3 साल लगेगा, मैं मानता हूँ,
एक दिन का काम नहीं है, क्योंकि बिगाड़ने में अगर मैंने 50 साल लगाए हैं तो हो सकता है बनाने में जब पूरी शिद्दत के साथ जुटेंगे तो हो सकता है 3 साल 4 साल लग जाएं। लेकिन 3 साल 4 साल के बाद आपका जीवन सुरक्षित और आपके बच्चों का जीवन सुरक्षित। अभी जैसे मुझसे कई लोग अर्थ की बात करते हैं कि उन्होंने इतना कमाया, प्राकृतिक खेती में इतनी आमदनी है। मैं एक चीज़ और बता दूं मित्र, ये आमदनी जो है ना दिमाग से हटा दीजिए। अब आप ये समझिए, आप अपने जिंदा रहने की चिंता करिए, खुद को जिंदा कैसे रखना इसकी चिंता करिए, और बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल हो इसकी चिंता करिए। पैसे की तो चिंता बिल्कुल मत करिए, क्योंकि पैसे की चिंता करते करते आपके पास पैसा नहीं आया, आपको सुसाइड करना पड़ रहा है। और मैं कह रहा हूं, जब मैं धरती की चिंता करने लग जाऊंगा ना, धरती की चिंता में अगर मैं लग गया और धरती माँ मेरी ठीक होने लगी, तो हम जिंदा भी रहेंगे और मेरे पास पैसे भी होंगे। जैसे मैंने 17वीं शताब्दी का किस्सा बता दिया। 17वीं शताब्दी में ना तो कोई बोरिंग था, ना कोई बिजली था, ना कोई ट्यूबवेल था, ना कोई ट्रैक्टर था, ना कोई फर्टिलाइजर था, ना कोई पेस्टिसाइड था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना दुनिया में कोई कृषि विश्वविद्यालय था। तब मेरे देश की धरती सोना उगलती थी। क्यों? मां जिंदा थी मित्र। पूरा का पूरा दारो मदार इस धरती मां के वैभव पर निर्भर करता है, जिसको पिछले 70 सालों से मैं लूट रहा हूं। धरती के साथ छल करेंगे तो बहुत दिन जिंदा नहीं रह सकते। धरती माने भगवान, माने प्रकृति, माने परमात्मा। ये धरती ही प्रकृति है, धरती ही भगवान है, धरती में ही परमात्मा है, और इसी से मैंने जन्म लिया है, इसी में मैं खेलता हूँ, इसी में कूदता हूँ, इसी का खाता हूँ, इसी का पानी पीता हूँ, यहीं श्वास लेता हूँ, और मरने के बाद इसी में समाना है। जिस पत्तल में आप खा रहे हैं उसमें छेद कर रहे हैं, जिस डाल में बैठे हैं उसको काट रहे हैं। ये कैसी पढ़ाई है, कैसी एजुकेशन है आपकी, मुझे तो समझ में नहीं आती। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप लोग 5-5 लीटर जीवामृत ले जाएंगे। जैसे 5 लीटर की कट्टी दिखाइए आप जरा, मैं एक बार और किसानों को बता दूं। यहाँ लोग ये 5 लीटर की कट्टी भर के ले जाते हैं और इसको 20% खाली रखते हैं। खाली इसलिए रखना है क्योंकि एयर टाइट है, ये ढक्कन बंद है। हालांकि एयर टाइट ढक्कन नहीं है, फिर भी इसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन जाने के लिए ये जो ऊपर का ढक्कन है ना, जो एयर टाइट कराता है, इसको मैं फेंक देता हूँ। अब इसको भर ले जाएंगे, तो चूँकि ये अनेरोबिक माइक्रोब से, पानी की ऑक्सीजन से काम चलाता है, उसके बावजूद मैं 20% हिस्सा खाली रखता हूँ, ताकि ये जो एयर है ना, ये हिलेगा डुलेगा तो पानी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। इस कट्टी में ले जाने के बाद आप इसको कम से कम 5, 6, 7 दिन तक जीवित रख सकते हैं। अगर इसको मैंने एयर टाइट कर दिया ऊपर तक और वो ढक्कन लगा दिया जो मैंने फेंका है, तो फिर ये 5-6 दिन तक भी जिंदा नहीं रहने वाला। कई लोग इसको बोतल में भर के बेच रहे हैं, कंसोर्सिया, यानी एयर टाइट बोतल। ठीक है ना मित्र? तो मैं आपसे एक ही अनुरोध करूंगा कि एक विज्ञान है, आप हमको प्रश्न कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। एक निवेदन और कर दूं आज, कि बहुत सारे लोग हमको डायरेक्ट हमारा YouTube से नंबर निकाल करके और हाय लिख देते हैं, यानी वो मुझसे जुड़ना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, तो हाय लिख दिया। अब मैं क्या जानूं हाय कौन हाय, किसने हाय किया? तो फिर मुझे लिखना पड़ता है, कृपया अपना नाम पता लिखें। फिर वो लिख देता है, अपना नाम लिख दिया तो जिला नहीं लिखा, राज्य नहीं लिखा, या जिला राज्य लिखा, अपना नाम नहीं लिखा। तो मित्रों, जब किसी को मेरी बात पसंद आए, मुझसे जुड़ना हो, तो सीधे सीधे हमको व्हाट्सएप पे, जो मेरा नंबर दिया रहता है व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर पर सीधे अपना लिखेगा, मैं राम कुमार, पटना, बिहार, अपना पूरा एड्रेस, मैं उसको सेव कर लूँगा और उसको ग्रुप में जोड़ दूँगा। कई बार हमको व्हाट्सएप पर चूँकि हमारे करीब 4800 किसान तो व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं 5-6 ग्रुपों के माध्यम से, तो हमको लिख करके कोई प्रॉब्लम पूछते हैं। मैं कहता हूँ अगर सीवियर प्रॉब्लम हो, कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन हो, तो हमसे सीधे टेलीफोन पर बात करें। क्योंकि मैं दिन भर व्हाट्सएप नहीं देख पाता, बहुत सारे लोगों की पोस्ट भी मैं नहीं देख पाता हूँ।
सीधे फ़ोन उठाइए, हमसे बात करिए। हमको अगर फुर्सत होगी तो तुरंत उठाता हूँ, अगर मैं बिजी हो जाऊँगा तो तुरंत रिप्लाई देता हूँ कि मित्र अभी मैं बात करूँगा और बाद में बात करता हूँ। कोई भी किसान देश का हमसे बात कर सकता है। मैं चाहता हूँ, जैसे 2 लोग आए हैं बिहार के जमुई से, मैंने इनको कहा कि आप अपने लिए नहीं आए, तो बोले साहब दुनिया तो अपने लिए ही काम कर रही। मैंने कहा नहीं, जब तक ये संसार अपने अपने लिए काम कर रहा है तभी तक इस संसार में प्रॉब्लम है। जब दुनिया के लोग दूसरों के लिए काम करना शुरू कर देते हैं तो इस दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं, चुटकी बजाते हर समस्या का समाधान निकल जाता है। और जब तक लोग अपने अपने लिए जीते हैं तब दुनिया में की प्रॉब्लम खत्म होने वाली नहीं है। तो मैं इन दोनों लोगों से निवेदन किया हूं कि अपने जहां ले जा रहे हैं वहां बनाइए और लोगों को भी बांटिए। और जो यहाँ तक नहीं आ सकता निसंकोच हमको फ़ोन करे। और अधिकांश राज्यों में जिन जिन राज्यों के लोग ले गए मैं उनको नंबर पता दे देता हूँ, आप उनसे संपर्क करके उनसे ले। क्योंकि ये जीवामृत आज सिर्फ झांसी में नहीं है, ये जीवामृत देश के कम से कम 2000 लोगों के पास है, 4000 लोगों के पास है। और मैं उनको निःशुल्क देता हूँ, वो भी आपको निःशुल्क ही देंगे। कहीं जंगल में, जिनके पास जंगल है वो जंगल जाएं, जहाँ जंगल नहीं है वहाँ चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास कहीं 100, 200, 300 किलोमीटर की दूरी पर ये कोई जीवामृत किसी न किसी के पास है। नमस्कार।